Good afternoon. Good afternoon, Darshan. ओके, कल का थोड़ा रिवाइज लेते हैं, उसके बाद हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, राइट? जो हमारा आगे का पॉइंट है। तो हम लोग ने कल सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। 11th का बैच है ये, मैं आप लोग को फिर से बता दूं। दिस बैच इज फॉर 11th स्टूडेंट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लेक्चर विथ सेल लेसन, ओके। और कल हम लोग ने सेल वाला जो टॉपिक लिया था उसके अंदर हम लोग ने कहाँ तक देखा था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। Now, when you are talking about prokaryotic cell, pro का मतलब मैंने कल बताया था primary type of nucleus. So here, nucleus is very much primary type, nuclear membrane is absent. और हम लोग बोल सकते हैं जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत वेल डेवलप्ड फॉर्म में नहीं है, राइट? देन सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल एंड यू का मतलब मैंने कल बताया था आप लोग को ट्रू और वेल डेवलप्ड. सो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर. So these cells are known as eukaryotic cell. If you are talking about prokaryotic cell, then bacteria are the best example of prokaryotic cell. बैक्टीरियल स्पीसीज को कंसिडर किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. नाउ जब सेल के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को पता चाहिए कि सेल के जो डिस्कवरी है कैसे हुआ है, किस हिसाब से हुआ है. तो आप में से किसी को अगर पता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, आप बता सकते हो हु डिस्कवर्ड सेल. अगर आप बता सकते हो तो मुझे आंसर कर सकते हो कमेंट में. हु डिस्कवर्ड सेल. डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर हम लोग देखते हैं वो डिस्कवर्ड सेल. तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं डिस्कवरी के बारे में. रॉबर्ट हुक. ओके, तो रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट है. रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट था उसको सेल कैसे दिखा था? सेल उसको दिखा था एज ए हनीकॉम्ब शेप का. he discovered cell but he discovered dead cell. ओके, डेड सेल की डिस्कवरी उसने किया था. और डेड सेल का डिस्कवरी उसने किया था तो उसने सबसे पहले कौन सा सेल जो भी था वो कहाँ से फाइंड आउट किया था? लाइक मैं अगर बात कर रही हूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो रॉबर्ट हुक ने जिस पर्टिकुलर यूज किया था सेल के डिस्कवरी के लिए वो था प्लांट सेल. और प्लांट के अंदर का भी कौन सा? कॉर्क सेल. प्लांट के अंदर का कौन सा सेल? कॉर्क सेल. कॉर्क का मतलब होता है बार्क. कॉर्क का मतलब होता है बार्क. अब बार्क क्या है जिसको नहीं पता है बार्क क्या है? स्टेम होता है ना प्लांट के अंदर का पार्ट. तो ये हमारा ट्री है और उसके अंदर का ये वाला रीजन, ये स्टेम का आउटर मोस्ट पार्ट जो ऐसे बाहर से निकलता है ना, जो डेड होके बाहर निकल जाता है तुम्हारा डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है. बाहर की जो होता है तुम्हारा डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है. बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर उसका जो निकलता है उसको बोला जाता है कॉर्क और बार्क, है ना. उसको बोला जाता है प्लांट का बार्क. तो बार्क के अंदर जो पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट थे उसको हम बोलते हैं कॉर्क सेल. तो कॉर्क सेल की स्टडी जब उसने की थी, नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज किया था रॉबर्ट हुक को. ये जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी डिस्कवरी तब हुई नहीं थी. तो जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, जो मैग्निफिसेंट लेंस जो होता है, मैग्नीफाइड लेंस का यूज करके उसने ये सेल को डिस्कवर किया था. और यहाँ पे उसको जो सेल मिला था प्लांट सेल, वो डेड प्लांट सेल था. ओके, और डेड होने की वजह से उसके अंदर क्या एब्सेंट था? कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, प्रोटोप्लाज्म. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट है. So total content of cell is known as protoplasm. So in this cell protoplasm is totally absent. Okay, और ऐसा सेल उसको मिला हुआ था सबसे पहले रॉबर्ट हुक को. तो ये हो जाएगा सेल का डिस्कवरी का पॉइंट.
अब जो दूसरा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था। अगर प्लांट सेल जो डिस्कवरी हुआ था वो प्लांट सेल के डिस्कवरी ये वाले साइंटिस्ट ने रॉबर्ट हुक ने किया था। तो जो लिविंग सेल जिसको हम लोग बोल सकते हैं जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वैसे सेल की डिस्कवरी एंटन वन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने ही माइक्रोस्कोप का हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है या माइक्रोस्कोप जो फाइंड आउट किया है वो भी एंटन वन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने किया हुआ है। दैट्स वाई हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि लिविंग सेल को जो डिस्कवरी की हुई थी, तन्मय सेल का टॉपिक चल रहा है, सेल चैप्टर, ओके, कल का ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। सो एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी किया हुआ है वो फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, बट फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी की थी। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं सेल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, सेल के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी अगर आपको पता है तो आप में से कोई मुझे बता सकता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सो साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ब्राउन, ओके, रॉबर्ट ब्राउन। अब न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर और एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस, and this nucleolus is responsible for RNA synthesis। यहाँ पे RNA सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो ये कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, फॉन्टेना। तो देखो सबसे पहले मैंने आप लोग को सेल का बताया कि वो डिस्कवर्ड सेल। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेड सेल देन रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल, first cell which was discovered by Robert Hooke. Second, if you are talking about living cell, then Anton van Leeuwenhoek, ये जो साइंटिस्ट है उसने किया था। अब सेल के अंदर का जो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का स्टडी किया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन। अब न्यूक्लियस के अंदर का भी जो सब्सटेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस वहाँ पे होती है, आरएनए का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, वो है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का जो डिस्कवरी है वो किसने किया हुआ था, फॉन्टेना। तो ये जितना डिस्कवरी आप लोग के बुक के अंदर या आपको जो एनसीईआरटी है उसमें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट आता है वो है सेल थियरी, है ना। उसके बाद वाला जो सेकंड पॉइंट आता है ये चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखने हैं सेल थियरी के अंदर। जो हम लोग ने दिया हुआ है स्क्लेडिन एंड स्वान, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। एक बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट पे सर्च करता है, प्लांट पे रिसर्च करता है, विच स्टडी ऑन प्लांट, है ना। साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट विच स्टडी ऑन प्लांट्स, दे आर नोन एज बॉटनिस्ट। बॉटनी मतलब प्लांट, जो हम बोल सकते हैं कि वनस्पति शास्त्र अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको तो। एंड जूलॉजिस्ट जो वर्क करते हैं वो एनिमल के ऊपर स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल। तो जो भी पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पे एक बॉटनिस्ट वर्क कर रहा है, एक जूलॉजिस्ट वर्क कर रहा है। और जब उन्होंने एक सेल की डिस्कवरी किया, सेल की डिस्कवरी या तो सेल के स्टडी करने के बाद उन लोगों को कुछ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक कंडीशंस सेल की समझ में आई और उसके बेसिस पे ये जो स्क्लेडन एंड स्वान है उन्होंने सेल थियरी दिया हुआ है। सेल थियरी का सबसे पहला पोस्टुलेट्स जो है, जो आप सबको पता है, ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो हम सब ने
सेल का स्टडी किया हुआ है। हम सब ने 8, 9, 10 में ये जो मैंने लिखा हुआ है अभी, ये सेल का डेफिनेशन था हमारे 8, 9, 10 में। और इसको क्या बोला जाता है? सेल पोस्टुलेट्स। मतलब सेल थियरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें से फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो वो कौन सा है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सेकेंड, अगर हम लोग कंडीशन देखते हैं तो कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारी पूरी बॉडी को कंसिडर कर लो तो बॉडी किससे बना हुआ है? बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन। तो ऑर्गन कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म होगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, है ना। पर ऑर्गन किस में से बना हुआ है? अगर एक सिंगल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू देन टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। तो चीजें क्या समझनी है आप लोग को कि सेल अगर नहीं होता तो ना टिश्यू बनता, टिश्यू नहीं होती तो ना आप लोग का ऑर्गन बनता, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम ही नहीं होगा तो तुम्हारी पूरी बॉडी कोई काम की नहीं है, ओके, बनेगी ही नहीं। तो जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ बॉडी जो है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, which is doing, and cell is doing all the metabolic activities. So all the metabolic activities are done by cell. जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम लोग देखेंगे वो कौन करवा रहा है? सेल करवा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो पोस्टुलेट्स तीसरा दिया था, ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये जो सेल थियरी का कॉन्सेप्ट आया था इसको ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। तो ये सेल थियरी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से अराइज होते हैं। तो जो तीन कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सेल के कॉन्सेप्ट है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Then basic component of cell, basic component of our body is cell, which is doing all the metabolic activities. All cells arising from pre-existing cell, है ना। अब जो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, all cells arising from pre-existing cell, जिसको ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला ऐसा भी बोला गया है, ये रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने, रुडोल्फ विर्चो, ये साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेल लीनिएज थियरी। तो सेल थियरी के अंदर और एक थियरी आता है विच इज नोन एज सेल लीनिएज थियरी, एंड सेल लीनिएज थियरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो। कौन से साइंटिस्ट ने दिया हुआ है ये हम लोग को? रुडोल्फ वर्चो। ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोला जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो देखो बॉडी के अंदर के जितने भी सेल्स है, या तो आप लोग एनिमल सेल के बारे में बात करते हो या प्लांट सेल के बारे में बात करते हो या टोटल बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब बात करते हो, तो हर एक सेल ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेगा? अप्लाई करेगा, मतलब इसके उसको फॉलो करेगा। सेल थियरी को ये फॉलो करता है। तो ऐसा कौन है जो सेल थियरी को फॉलो नहीं करता है ना। तो जो सेल थियरी को फॉलो नहीं करता है वो सेल उसके क्या बोले जाएंगे? एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस। तो एक्सेप्शनल केस में कौन आता है? तो सबसे पहली चीज अगर एक्सेप्शनल केस में आएगी तो वो है वायरस। ओके, पहली चीज जो एक्सेप्शनल केस में आती है वो है वायरस। वायरस के बाद आता है कुछ पर्टिकुलर प्रोटिस्टा, उसके बाद आता है कुछ पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया, एंड साइनोबैक्टीरिया को हम नाम देते हैं ब्लू ग्रीन अलगा। समझो ये चीज को। तो ऐसा क्या है जो सेल, मतलब वायरस ऐसा क्यों है जिसकी वजह से ये अप्लाई नहीं कर रहा है सेल थियरी को? जब आप लोग वायरस को कंसीडर करते हो तो वायरस कैन लिव इन टू फॉर्म, नॉन लिविंग फॉर्म एंड लिविंग फॉर्म, है ना। कैसे? इफ virus is surviving on particular host, then that
वायरसेस आर इन लिविंग फॉर्म, अगर उसको होस्ट मिल रहा है ना, इफ दे आर सर्वाइविंग ऑन होस्ट देन वी कैन से दे आर इन लिविंग फॉर्म। बट अगर उसको होस्ट नहीं मिल रहा है, उसको इन्फेक्शन फॉर्म करने के लिए कोई भी ऐसा कोई रास्ता या जरिया नहीं मिल रहा है, तो अब उसको कंसिडर किया जाएगा नॉन लिविंग फॉर्म में। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर वायरसेस प्रेजेंट है, अगर वो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, एक तो वायरस के 3 पार्ट है, किस हिसाब से हम लोग बोलेंगे इसको, वायरस के 3 कैसे पार्ट बोल जाएंगे, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफाज। ध्यान से सुनो, प्लांट वायरस, animal virus and bacteriophage. Plant virus which can infect on plant cell. I am repeating this, virus which infect on plant cell, they are known as plant virus. जो वायरस प्लांट सेल पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है उसको आप लोग बोलते हो प्लांट वायरस। उसमें से एक अगर मैं बोलूँ तो टोबैको मोज़ेइक वायरस, आप सबको पता होगा, सुना भी होगा, टोबैको मोज़ेइक वायरस जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता था, राइट, TMV। दूसरा अगर बोला जाए तो एनिमल वायरस, एनिमल मतलब हम लोग को भी मतलब जो मैमल्स है या ह्यूमन बॉडी है वो भी कंसिडर होता है एज एन एनिमल। तो हमारे ऊपर जो वायरस इन्फेक्शन करता है तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल वायरस। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देते हैं तो कोल्ड जो होता है हम लोग को, वो कौन से वायरस के थ्रू होता है, कोल्ड मतलब सर्दी होना, तो सर्दी होती है तो वो राइनो वायरस की वजह से है ना। तो ये जो राइनो वायरस है जो बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर इन्फेक्ट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, एनिमल वायरस। वायरस विच कैन इन्फेक्ट ऑन एनिमल, दे आर नोन एज एनिमल वायरस, एंड वायरस विच कैन इन्फेक्ट ऑन बैक्टीरिया, दे आर नोन एज बैक्टीरियोफाज। So there are 3 type of viruses, plant virus, animal virus and bacteriophage. आया ध्यान में। तो वायरसेस जब होस्ट पे सरवाइव कर रहा है या होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे कि उसको लिविंग फॉर्म में बोला जाएगा। अगर कोई होस्ट नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग फॉर्म। क्लियर है बात। नाउ ये हो जाएगा सेल थियरी का एक्सेप्शनल केस, वायरस, प्रोटिस्टा एंड साइनोबैक्टीरिया। नाउ हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को कंसिडर करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे। सो प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं, बैक्टीरियल स्पीसीज। अब देखो ये जो बैक्टीरियल स्पीसीज है इसमें क्या ऐसी खासियत है, तो सबसे पहले तो मैं उसका आप लोग को फिगर ड्रॉ करवाती हूँ और फिर हमको उसके बारे में पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरियल स्पीसीज को ड्रॉ कर रही हूँ तो एक तो ये बैक्टीरियल स्पीसीज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका कोट, मतलब ओके ये उसका न्यूक्लियोइड है, ये यहाँ पे प्लाज्मिड है, यहाँ पे सपोज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अब देखो ये बैक्टीरियल स्पीसीज को कैसे करना है। फर्स्ट हम लोग उसका जो सेल एनवेलप है, सेल एनवेलप अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरे सेल को जो कवर कर रहा है उसके आउटर मोस्ट कोट। तो फर्स्ट कोट जो है उसको मैंने नाम दे दिया है कैप्सिड और ग्लाइकोकैलिक्स। So outermost layer of bacterial species is known as glycocalyx. Okay, फर्स्ट हो जाएगा। मिडल में जो होगा वो होगा उसका सेल वॉल, और जो थर्ड वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेकेंड मोस्ट पोर्शन सेल वॉल हो जाएगा और जो थर्ड पार्ट आप लोग को ये वाला दिख रहा है ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल है 3 important कोट। वन इज 3 important कोट में से जो सबसे आउटर मोस्ट रीजन में है वो कौन सा हो जाएगा, वन इज ग्लाइकोकैलिक्स, अनदर इज सेल वॉल एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन।
आई बात समझ में सबको? अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है, एक एक करके हर एक लेयर का काम देखते जाते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर आप लोग को मिल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल स्पीसीज में मिलेगा, वो है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है? जहां पे भी आपको बायो में ग्लाइको ये वर्ड दिखता है, ग्लाइको, तो ग्लाइको इज रिलेटेड टू शुगर। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। मतलब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट वॉल बनता है, वो किससे बना होगा, जिसको आप नाम देते हो ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज मेड अप ऑफ शुगर, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। आई बात ध्यान में? तो ये जो लेयर है, ये लेयर अगर आप लोग का थिक लेयर है, इफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज थिक, थिक मतलब थोड़ा मोटा सा है, देन इट इज नोन एज कैप्सूल। And if this layer is thin layer, then it is known as slime layer. बात को समझो, धीरे 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 आप लोग को एक एक पॉइंट समझते जाना है। सेल एनवेलप मीन्स जो बैक्टीरिया के ऊपर के लेयर्स होते हैं, वो 3 डिफरेंट टाइप के हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा कैप्सिड और ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड हो जाएगा सेल वॉल, और जो तीसरा होगा वो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। जो कैप्सिड और ग्लाइकोकैलिक्स आप लोग बोल रहे हो, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, सो आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ शुगर। इफ इट इज मेड अप ऑफ शुगर, देन बाय नेचर इट इज वेरी स्टिकी इन नेचर। स्टिकी मतलब जो कहीं पे भी चिपक सकता है। अब शुगर का वाटर लो, शुगर का जितना भी पानी बनाओगे, थोड़ी देर बाद अगर वो कहीं से सूख जाता है तो आपको कैसा लगेगा, वो थोड़ा चिपचिपा सा लगेगा, है ना, क्योंकि वो शुगर से बना हुआ है। वैसे ही अगर सेल को, बैक्टीरियल सेल को कहीं चिपक जाना है, अदियर होना है, तो एक चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, विच इज स्लाइमी इन स्ट्रक्चर, स्लाइमी लेयर होगा। तो अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर थिक है, थिक लेयर बना हुआ है, तो उसको आप बोलोगे कैप्सूल। एंड इफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज थिन, देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर। क्लियर? तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में हो गया। नाउ सेल वॉल जो बैक्टीरियल स्पीसीज का है, सेल वॉल ये हम लोग बोल सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबिलिटी एंड सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी जो नाम आते हैं, सेमी मतलब जो सॉल्वेंट को ट्रांसफर करने देगा, जो कौन से मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होने देता है, solvent can transfer but solute cannot transfer in semi permeable membrane. ओके, तो अगर आप लोग परमिएबिलिटी के बारे में बात करते हो, किसके बारे में, परमिएबिलिटी, तो आपको पहले तो ये जानना होगा कि सॉल्यूशन बनता किससे है। आपको क्या पता होना चाहिए ना कि सॉल्यूशन किससे बनता है। अगर मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ, सपोज शुगर सिरप, मैं क्या बना रही हूँ, शुगर सिरप, तो यहाँ पे मैंने ग्लूकोज लिया, शुगर लिया, है ना, प्लस उसको मैंने वाटर में ऐड करवाया। तो जब ये बनेगा, ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें जो वाटर है, ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। बात समझो, तो अगर सॉल्यूशन बनाना है तो आपने क्या ऐड किया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्वेंट के अंदर आप लोग सॉल्यूट को ऐड करोगे। सॉल्वेंट 99% सॉल्वेंट इज वाटर। 99% सॉल्वेंट कौन से होते हैं, वाटर होता है। तो वाटर में अगर आप कोई भी सॉल्यूट को ऐड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोग परमिएबिलिटी मतलब परमिशन देना, कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन अगर ये अंदर का मॉलिक्यूल है, बैक्टीरियल सेल का अंदर का एनवायरनमेंट, और ये बाहर का एनवायरनमेंट, तो यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल को आना है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो उसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो अगर कोई मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है सपोज, और ये मेम्ब्रेन किसको ट्रांसफर करने दे रही है, सॉल्वेंट कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन, बट सॉल्यूट कैन नॉट, सॉल्यूट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है मेम्ब्रेन में से। सो दिस टाइप ऑफ परमिएबिलिटी इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सा बोला जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वैसा ही अगर आप लोग बात करते हो किसके बारे में, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो अभी ये मेम्ब्रेन में से कौन ट्रांसफर हो पाएगा? ओनली सॉल्यूट कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट कैन नॉट। और सॉल्यूट को भी ट्रांसफर करवाने के लिए, मेम्ब्रेन में से सॉल्यूट को ट्रांसफर करवाने के लिए तुम लोग को पर्टिकुलर क्या चाहिए होगा? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। सो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये मेम्ब्रेन है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both can transfer from this membrane, then it is known as freely permeable membrane. And last is impermeable membrane, means membrane में से ना तो solute ट्रांसफर हो पाएगा ना तो solvent ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पे परमिएबिलिटी के बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देयर आर 4 टाइप ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल एंड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स कौन ट्रांसफर हो सकता है? सॉल्वेंट कैन ट्रांसफर बट सॉल्यूट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूट कैन ट्रांसफर बट सॉल्वेंट कैन नॉट ट्रांसफर, और सॉल्यूट को ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगेंगे। फ्रीली परमिएबल कोई भी आ जा सकता है, इम्परमिएबल मतलब कोई भी नहीं जा सकता है। ओके, तो जो सेल वॉल है, मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, 3 लेयर है, 3 लेयर, जिसमें से ग्लाइकोकैलिक्स का तो इसमें परमिएबिलिटी में कोई रोल नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ग्लाइकोकैलिक्स? उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। दूसरी चीज, उसको बैक्टीरियल स्पीसीज को कहीं अदियर होना है, चिपकना है, तो उसके लिए ग्लाइकोकैलिक्स है। बट उसके अंदर का पार्ट जो है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का, वो इम्पोर्टेंट है। जो सेल वॉल है इसका, जो सेल वॉल है वो है सेमी परमिएबल, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आपको बैक्टीरियल स्पीसीज में समझ आ गया होगा कि बैक्टीरियल स्पीसीज का जो सेल वॉल है, मोस्टली जो सेल वॉल होता है ना, वो सेमी परमिएबल होता है। सॉल्वेंट को आने जाने देगा बट सॉल्यूट को परमिशन नहीं देगा। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर पार्टिकल को आ जाना है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगेंगे। नाउ कि किसके बारे में अभी देखा हम लोग ने? बैक्टीरियल सेल के आउटर मोस्ट लेयर के बारे में देखा है ना। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? हम लोग बैक्टीरियल सेल को पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया मीन्स हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियल स्पीसीज के बारे में। तो बैक्टीरियल स्पीसीज को यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया हुआ है, जिसमें 3 लेयर मैंने ड्रॉ किए हैं, जिसमें आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, इनर ग्लाइकोकैलिक्स का जो इनर वॉल है वो है सेल वॉल, और उसके अंदर का जो पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको का वर्ड शुगर है, ग्लाइको का मतलब ही होता है शुगर, कैलिक्स मतलब मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन शुगर से बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन जिसको बोला जाएगा, जो स्टिकी होगा, जो अगर थोड़ा सा थिक है तो उसको आप बोलोगे कैप्सूल, और अगर थीन है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? स्लाइम लेयर। गॉट इट? ये सारी चीजें आप लोग को कंपलसरी याद रखनी है। दूसरी चीज, सेल वॉल का काम क्या हो जाएगा? सेल वॉल ये प्रोटेक्शन के लिए है। आप सेल वॉल ले लो, आप सेल मेम्ब्रेन ले लो, आप ग्लाइकोकैलिक्स ले लो, ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ सेल वॉल ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब सॉल्यूट को वो ट्रांसफर करने देगी। अब जो तीसरी मेम्ब्रेन है ना, जो दिख रहा है हम लोग को, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो आप लोग, जिसको मैंने सेल मेम्ब्रेन पे आप लोग को थोड़ा फोल्डिंग बताया हुआ है। एक मिनट, इसको मैं रफ कर देती हूँ, फिर हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। देखो यहाँ पे
जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको मैंने नाम दिया है सेल मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बोलो आप लोग इसको, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, बात एक है। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देख रहे हो आप लोग, ये सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन है, यहाँ से आपको ऐसे इनफोल्डिंग मिल रहा है। तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, infolding of plasma membrane of bacteria is known as, है ना। अब सबसे पहली चीज तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है ना। सबसे पहली चीज तो अगर मैं इनफोल्डिंग, अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इनफोल्डिंग मतलब क्या है, पूरा का पूरा बैक्टीरियल स्पीसीज क्या हो रहा है, इनफोल्ड हो रहा है, इनफोल्ड हो रहा है। इसको आप लोग को ध्यान से देखना है और याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट काम है। सो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल स्पीसीज, यहाँ पे आप लोग को याद क्या रखना है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, दे आर नोन एज mesosomes and it is the unique characteristic feature of bacterial species. Infolding of plasma membrane in bacterial species, this is the unique characteristic feature of bacteria. मीजोजोम ये इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल है बैक्टीरिया के अंदर। जब बैक्टीरिया को बाइनरी फ्यूजन करना होगा, एक में से दो बैक्टीरियल स्पीसीज जब फॉर्म होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन अगर करवाना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हो जाएगा, मीजोजोम। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मीजोजोम? मीजोजोम का फंक्शन अगर देखा जाए तो इट इज यूजफुल एट द टाइम ऑफ बाइनरी फ्यूजन ऑफ बैक्टीरिया as well as it is used in intercellular communication of bacteria, and third is जब भी यहाँ पे रेस्पायरेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हो आप लोग, तो रेस्पायरेशन के लिए सेल्यूलर रेस्पायरेशन, जो बैक्टीरियल स्पीसीज सेल्यूलर रेस्पायरेशन करवाएगा अगर, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मीजोसोम। मीजोसोम्स आर आल्सो नोन एज कॉन्ड्रॉइड्स। ओके, तो ये जो यहाँ पे इनफोल्डिंग दिख रहा है, उसके शेप किस हिसाब से हो सकता है, या तो ट्यूब्यूलर शेप हो सकता है, या तो लेमेलर शेप, लेमेला लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो मीजोजोम का भी शेप और साइज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बात समझो। तो देखो यहाँ पे जो इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको आप लोग बोलोगे मीजोजोम, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया है, अभी हमने यहाँ पे बैक्टीरियल स्पीसीज के आउटर मोस्ट लेयर कंप्लीट किए हैं, जो है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अभी तक हम लोग उसके साइटोप्लाज्म के बारे में मतलब साइटोप्लाज्म में गए ही नहीं है ना। साइटोप्लाज्म के बारे में नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ उसके सेल वॉल के बारे में देखा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, जितना भी बैक्टीरियल स्पीसीज आप लोग माइक्रोस्कोप में देखते हो, माइक्रोस्कोप में अगर बैक्टीरियल स्पीसीज को देखते हो तो आपको टिपिकली 4 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज दिखेंगे। कितने शेप और साइज होते हैं? शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज
ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट हो जाएगा कोकाई, सेकेंड इज बेसिलाई, विब्रियो, स्पिरिलम। कोकाई मतलब कौन सा शेप हो जाएगा, राउंड, रॉड, कॉमा एंड स्प्रिंग। ओके, तो अगर आपको कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज ऐसे राउंड 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 आपको बैक्टीरिया मिल रहा है तो ये सारे हो जाएंगे कोकाई। आपको ऐसा रॉड शेप मिल रहा है, एलोंगेटेड शेप, तो हो जाएगा बेसिलाई। कॉमा मतलब टिपिकल कॉमा शेप स्ट्रक्चर, और स्प्रिंग मतलब इस हिसाब से। तो ये डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज होगा जो हमें याद रखना है। कौन कौन से 4 शेप और साइज के हैं, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पिरिलम। कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पिरिलम। कोकाई का राउंड शेप है, बेसिलाई रॉड शेप है, विब्रियो कॉमा शेप है, स्पिरिलम स्प्रिंग शेप है। अब देखो कोकाई जो है, सपोज 2 कोकाई बैक्टीरिया ऐसे एक दूसरे के साथ पेयर में है, पेयर फॉर्म में है ना, दोनों एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्म बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस मतलब दो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ रहेंगे, 2 कोकाई से। अगर आप लोग बोल रहे हो ऐसे कोकाई, ये जो है वो ऐसे चेन बना रहा है ना, एक लाइन में ये ऐसे 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 सारे सेल्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब जो सेल होंगे ना कोकस के सेल, वो चेन फॉर्म में होंगे, चेन फॉर्म ऑफ कोकस सेल, कोकाई सेल, तो स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ऐसा बंच फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा बंच होता है ना, जैसे ग्रेप्स का कैसा बंच होता है, वैसा अगर बंच में है ये सारे, तो इसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। बात को समझो आप लोग। सबसे पहले कोकाई ये राउंड शेप का है, ये एकदम सही है। राउंड जो हम लोग छोटे छोटे राउंड शेप के देखेंगे वो कोकाई हो जाएगा। बट ये कोकाई के अंदर भी टाइप है। डिप्लोकोकस मतलब 2 कोकाई सेल एक दूसरे के साथ है। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब वो चेन फॉर्म बना रहे हैं। स्टेफाइलोकोकस मतलब वो बंच फॉर्म में है। वैसे ही बेसिलाई के लिए भी है, ये दोनों के लिए ही होता है, इनके लिए नहीं है। इनके लिए बस ऐसे सेपरेटली विब्रियो एंड स्पिरिलम ऐसे शेप में होता है। तो जो बेसिलाई है रॉड शेप है, उसमें भी अगर डिप्लोबेसिलाई मतलब 2 बेसिलाई सेल एक दूसरे के साथ है। स्ट्रेप्टोबेसिलाई मतलब बेसिलाई चेन में है। और स्टेफाइलोबैसिलस मतलब वो एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, बंच फॉर्म कर रहे हैं। तो आज तुम लोग ने मेरे साथ क्या क्या पढ़ा है, पहली बात तो डिस्कवरी देख लिया है सेल का। दूसरी चीज हम लोग ने सेल लिनिएज थियरी देखा है, ओमनी सेल्यूलाई सेल्यूला, ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने जो दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग ने देखा है कि एक्सेप्शंस ऑफ सेल थियरी। उसके बाद हमने सेल स्टार्ट किया हुआ है, और सेल के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट किया हुआ है। प्रोकैरियोट के अंदर कंसिडर करते हैं हम किसको, बैक्टीरियल स्पीसीज को, और बैक्टीरिया के एक ही पार्ट को कंप्लीट किया है जो बोला जाता है सेल एनवेलप। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज हमने बैक्टीरियल स्पीसीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कोकाई, बेसिलाई, थर्ड इज विब्रियो एंड फोर्थ वन इज स्पिरिलम। ओके, एंड देन कोका एंड बेसिलाई के सब डिवीजन हम लोग ने देखे हैं। तो इतना सारा पार्ट आप लोग को रिवाइज करना है, अच्छे से नोट्स बनाते जाने हैं, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, आपको आपके स्टेट बोर्ड की बुक फॉलो करते जानी है, और फिर एक एक टॉपिक आप लोग को मेरे साथ कंप्लीट करना है। जब कल आओगे मेरे साथ तो कल हम लोग पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के, हम लोग बैक्टीरियल स्पीसीज को कैसे स्टेन कर सकते हैं, कैसे कलर कर सकते हैं। और उसी की वजह से मैंने आप लोग को आज सेल वॉल या ग्लाइकोकैलिक्स या सेल मेम्ब्रेन जो सेल एनवेलप है ना, इसीलिए मैंने आपको आज सिखा दिया। सेल एनवेलप आपको पता होगा तो आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक समझने में थोड़ी आसानी आएगी। ओके, चलो तो कल मिलते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।